अगले चंद दिन मसरूफ थे। हाले अपने लिए कोई काम, कोई जॉब ढूंढती रही, तो कभी किसी बिजनेस प्लान पे काम करती रही। हारून और लैल उसके साथ इस मिशन में जते हुए थे। ये नहीं था कि उससे कोई प्लान बना नहीं था। बात ये थी कि उसके इन्वेस्टर को प्लान पसंद नहीं आता था, और वो दुनिया का पहला इन्वेस्टर था जिसे प्लान भी सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी का चाहिए था। हसन रोज कॉलेज से वापसी पे यहीं आया करता और शाम तक यहीं रहता। वो कहता था, उमर का घर लैंड ऑफ पीस है, उसे यहाँ सुकून मिलता है। उस शाम हाले उमर को पिक करने उसके ऑफिस चली आई थी। शाम होने में अभी सारा वक्त था, लेकिन उससे एक बिजनेस प्लान बना रखा था। आज वो उमर को वही दिखाना चाहती थी। वो गाड़ी सुल्तान होल्डिंग्स के बाहर रोक कर खड़ी थी। सादा लिबास में, बालों की पोनीटेल बनाए, बगैर मेकअप के वो अच्छी लग रही थी। उसने उमर को कॉल की। वो मोबाइल कान से लगाए उसे देखता हुआ आ रहा था। उसकी आंखों में हैरत थी, हाले की आंखों में बच्चों जैसी चमक और खुशी। वो अभी उससे दूर था, लेकिन उसी वक्त उसके करीब एक गाड़ी आकर रुकी। सफ़ीर उछलत में बाहर आया। वो हाले के बिल्कुल करीब था। उन दोनों की गाड़ियां आमने सामने खड़ी थीं। उमर उसे देख अपनी जगह रुक गया, जानबूझकर। सफ़ीर ने हाले को देखा और दो कदम आगे आया। वो पटक कर खौफसदा सी दूर हटी थी। उसका चेहरा अब मुख्तलिफ था। उसी लम्हे सफ़ीर उसके बिल्कुल करीब आया और हाथ हवा में बुलंद किया। हाले चीख कर दूर हटी थी। उमर फौरन उस तक आया था। मारना मत प्लीज़, मारना मत, वो खौफसदा सफ़ेद चेहरे के साथ बोली थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके करीब खड़े उमर की आंखें खुली थीं। उसने सफ़ीर के बुलंद हुए हाथ को देखा। उसमें पानी की बोतल थी। फिर सामने देखा, कोई टीनेजर बच्चा था जिसने बोतल अपने से आगे जाते लड़की की जानी फेंकी थी, और वही बोतल हाले के चेहरे पे लग जाती अगर सफ़ीर हाथ आगे करके उसे कैच न कर लेता। हाले, क्या हो गया है? इधर देखो, सब ठीक है। उमर की आवाज़ पे उसने हाथ चेहरे से हटाए। सफ़ीर को देखकर चेहरे पे अब भी कुछ था जिसे सफ़ीर को बेचैन कर दिया। वो उससे खौफसदा थी। सफ़ीर का दिल अंदर तक जख्मी हो गया। मैं मार नहीं रहा था, मैं बचा रहा था। उससे टूटे फूटे अल्फाज अदा किए। हाले ने जवाब नहीं दिया। सफ़ीर ने नोट किया कि वो नामहसूस अंदाज में उसके करीब से हट गई थी, और बस उससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सका। वो मुड़ गया, लब भींचे, मुट्ठी भींचे, दिल को टपटे। वो मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो अपने ऑफिस की खिड़की से नीचे झांक रहा था। वो दोनों अब भी वहीं खड़े थे। शायद उमर ने किसी को अपना सामान लाने अंदर भेजा था। अब के मंजर मुख्तलिफ था। उमर उससे कुछ कह रहा था और वो एक पल को मुस्कुराई, फीका सा, डरा डरा। फिर अगले लम्हे उमर ने कुछ ऐसा कहा कि वो गर्दन पीछे फेंके हंसती चली गई। वो अब भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर कुछ बोल रहा था, कोई बात, कोई लतीफ़ा। वो हाथ से उसको चुप रहने का इशारा करती हंस हंस कर थोड़ी हो रही थी। वो खुश थी, वो वाकई खुश थी। उसकी आंखें, उसका चेहरा चमक रहा था, उसकी रंगत सुर्ख हो रही थी। सफ़ीर उसे मुस्कुराते देखकर मुस्कुरा दिया। वो वाकई खुश थी, और आज तक वो इस तरह खुश कब हुई थी? सफ़ीर ने याद करना चाहा। वो उसके साथ इतनी खुश कब हुई? कोई वाकया उसकी याददाश्त का हिस्सा नहीं बन सका, लेकिन वो उसकी खुशी चाहता ही कब था? वो तो उसे रुलाना चाहता था, उसे ज़िल्लत देना चाहता था, उसे तकलीफ़ देना चाहता था। फिर आज क्यों? क्यों वो उसे खुश देखकर उसे तकलीफ़ देने का ख़्याल तर्क कर रहा था? सिर्फ इसलिए कि वो मेरे बड़े पापा की बेटी है। उसे धीरे से सरगोशी की और खिड़की से हट गया। मिराज सुल्तान ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। उसे तब थामा था जब उसके अपने बाप ने छोड़ दिया। उसके लिए तब तालियां बजाई थीं जब उसका अपना बाप उसे तंज के तीर देता था। वो बुरा था, ग्रेसलेस था, लेकिन बदनस्ल नहीं था। वो एहसान फरमोशी नहीं करेगा, ये तय हो गया था। हाले सुल्तान की गाड़ी शहर की मसरूफ तरीन शाहराह पे दौड़ रही थी। वो दोनों कहीं कॉफ़ी पीने के इरादे से निकले थे। एक छोटे और निस्बतन कम रश वाले कैफ़े के आगे उमर ने गाड़ी रोकी। वो दोनों नीचे उतर आए। अभी वो कैफ़े का रंगीन दरवाज़ा पार करके अंदर जाते कि हाले ठटक कर रुकी। उमर उसे देखते हुए रुका, फिर उसकी नज़र की सेध में देखा। उस कैफ़े के साथ वाले कैफ़े, जो कि शायद उसी कैफ़े की ब्रांच था। उसके आगे फॉर सेल का बोर्ड लगा था। ऐसी मसरूफ शाहराह पे ये कैफ़े एक नेमत साबित होने वाला था। हाले हारून के साथ कई हज़ार मर्तबा यहाँ आ चुकी थी। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाले खोई खोई आवाज़ से बोली। दोनों की नज़रें अब तक बोर्ड पे टिकी थीं। ये इतना महंगा है कि मेरे सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो चुकी है।
हम यहाँ की कॉफ़ी अफोर्ड कर सकते हैं, इसे खरीदना नहीं। फिक्र मत करो, मैं हारून के साथ पार्टनरशिप कर लूँगी। अमीर होने का एक फ़ायदा होता है, आपके रिश्तेदार भी अमीर होते हैं और अमीर रिश्तेदारों का एक फ़ायदा होता है, वो आपके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो उमर की तरफ पूरी की पूरी मुड़ी थी, आंखें फैलाए चेहरे पे इश्तियाक लिए वो उसे देख रही थी। उमर अब भी बूढ़ी को देख रहा था, फिर उससे अपना मोबाइल निकाला और कुछ टाइप करने लगा। देखो उमर, तुम मुझे उतनी ही रकम दो जितनी पहले दे रहे थे। उस हिसाब से जितने शेयर्स मेरे हुए, बाकी के शेयर्स हारून खरीद लेगा। आई एश्योर यू, तुम क्यों मोबाइल में लगे हुए हो? वो झुंझलाई थी। इस शाहराह पे ऐसे शानदार कैफ़े का खाली रहना खतरे से खाली नहीं। मैं इसके ऑनर से बात कर रहा हूँ। कोई लड़की है, आयशा नाम है। वो मोबाइल की स्क्रीन पे बोर्ड पे लिखे नंबर की तफसील खोले खड़ा था। हम अभी इसी वक्त उससे मिलने जा रहे हैं, चले। वो उजलत में लगता था। बगैर कॉफ़ी पिए वो गाड़ी की तरफ वापस आया। सुरमाई बिल्ले को कॉल कर लें, देखें क्या कहता है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कह रहा था। उससे इग्निशन में चाबी घमाई तो इंजन में हरारत सी दौड़ गई। हाले अब हारून का नंबर मिला रही थी। उमर अपने मोबाइल पे आयशा नामी लड़की का नंबर मिला रहा था। घंटी जा रही थी और अगले ही लम्हे कॉल पिक कर ली गई थी। वो एक हाथ से ड्राइव करते हुए दूसरे हाथ से मोबाइल कान से लगाए हुए था। जी, जी बिल्कुल। ओके, आप लोकेशन भेज दीजिए, पहुंच जाएंगे। उससे कॉल काटी। हाले अब भी हारून से बात कर रही थी। उमर ने उसके हाथ से मोबाइल लिया। लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पहुँचो फ़ौरन। उससे कहकर कॉल काट दी। अब की गाड़ी में खामोशी थी। हाले का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जबकि उमर पुरसुकून था। बस अब एक बार ऑनर से बात हो जाए। हाले धड़कते दिल के साथ सोच रही थी, ख्वाब इतनी जल्दी पूरे होंगे उससे सोचा नहीं था। जो लोकेशन उन्हें भेजी गई थी वो एक अपार्टमेंट की थी। हारून उनसे पहले ही अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर मौजूद था। वो तीनों एक साथ ऊपर आए थे। थोड़ी देर बाद वो तीनों उस आयशा नामी लड़की के अपार्टमेंट में थे। वो कोई 25-26 साल लड़की थी। भूरे लंबे बाल, सुनहरी आंखें और साफ धमकती रंगत। वो काफ़ी खुशशक्ल थी। गोल यू शेप सोफे पे इस वक्त 4 लोग बैठे थे। हाले, उमर, हारून और आयशा। एक और भी था जो सामने रखे सिंगल सोफे पे बैठा था। हमजा, आयशा का भाई। उनके मुताबिक ये दोनों कैफ़े उनके वालिद ने तुर्की में उनके लिए छोड़े थे और आयशा अपना कैफ़े बेचकर अमेरिका जाना चाहती है। अमेरिका में पढ़ाई के बाद उसका यहाँ दिल नहीं लगा और अब तो उसे वहाँ जॉब भी मिल गई है। वो पाकिस्तान को मुस्तकिल तौर पर खैर आबाद कहना चाहती थी और उसका भाई नाखुश था। एक और अहम बात, वो हारून की पेंटिंग्स की दीवानी थी। उससे चंद दिन कबल उसकी पेंटिंग दास की स्टोरी पे देखी थी और अब उसे वो वही पेंटिंग चाहिए थी। वो बहुत बड़ी आर्ट कलेक्टर थी और इस वक्त हारून को अपने सामने अपने घर में देखकर वो फैन मूवमेंट में थी। उमर काफ़ी देर से उसके एक्स्ट्रा एफर्ट्स देख रहा था। अब के उसने गला खनकार कर आयशा को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। क्या हम डील फाइनल समझें? वो तमाम मामलात तय कर चुके थे। अब बस रकम देना और कागजात लेना रह गया था। जब आयशा ने पैंतरा बदला, मेरी एक शर्त है। वो हारून पे नसें जमाए हुए बोली, दी टी पिए। उसे सुरमाई आंखों वाली लड़की की जानिब इशारा किया। अगर मुझे उनकी वही पेंटिंग मिल जाए जो मिस्टर दास से अपनी स्टोरी पे शेयर की थी, मैं इस डील को तब फाइनल करूंगी। अब के उन सबके सरों पे धमाके हुए थे। हारून हक तक सा था। हाली भी हैरत से उसे देख रही थी। 2 लोग थे जो पुरसुकून थे, उमर हयात और हमजा। इतना तो वो सोचे ही बैठे थे। हारून ने पहलू बदला। देखिए मिस, वो पेंटिंग सेल के लिए नहीं है। वो मेरी सबसे महबूब पेंटिंग है। आर्टिस्ट की महबूब पेंटिंग उसके लिए औलाद की तरह होती है। आपका रवैया इंतहाई गैर प्रोफेशनल है। आयशा ने बाजू सीने पे बांधकर सुकून से उसको देखा। मैंने कब कहा कि ये प्रोफेशनल रवैया है? मैंने कहा ये शर्त है, आप पूरी कर दें, कैफे आपका हुआ, वरना मेरा भाई उसे खरीदने को तैयार है। भाई ने अपने फर्जी कॉलर झाड़े थे। इससे कब कि हारून कुछ कहता, हाले बोल उठी। हारून पेंटिंग नहीं देगा। उसका लहजा अटल था। कमोबेश हारून के ख्यालात भी यही थे। वो पेंटिंग हारून की सबसे महबूब पेंटिंग है, वो उसे मेरे लिए नहीं देगा। उमर महजूज सा ये तमाशा देख रहा था। वो आपके लिए पेंटिंग दे सकता है मिसेस हयात। ये तो हारून का इंस्टा देखकर ही पता चलाया जा सकता है कि वो हाले के लिए क्या कर सकता है। हर पोस्ट, हर वीडियो में आप दोनों साथ हैं। हर रेस्टोरेंट, हर कैफे, हर नए मुल्क में आप दोनों साथ हैं। आपकी दोस्ती कितनी गहरी है और आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हाले ने अपना पर्स उठाया और उठ खड़ी हुई।
वो मेरा दोस्त है। हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये हमें महफिल में बैठकर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वो पेंटिंग नहीं देगा, मेरी खातिर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने हारून को देखा, वो उसे ही देख रहा था। हारून मेरा दोस्त है, गुलाम नहीं। उसे एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया। आयशा पे जैसे कोई असर नहीं पड़ा। उसे नज़ाकत से अपने बाल झटके। मैं एक हफ्ता मज़ीद इंतज़ार करूँगी और ये सब कुछ सिर्फ हारून सर के लिए होगा। वो बैठे-बैठे बोली थी। हाले बगैर जवाब दिए आगे बढ़ गई। उमर और हारून उसके साथ गए थे। हाले के दिल को ठेस पहुंची थी, लेकिन वो हर बार हारून को कुर्बानी का बकरा नहीं बना सकती थी। बुरा हारून को भी लगा था। उसे वाज़ह तौर पे हाले के चेहरे को तारीख पढ़ते देखा था, लेकिन वो अपनी महबूब और मुश्किल वक्त में बनाई की पेंटिंग नहीं दे सकता था। उन दोनों में से अगर कोई बेनियाज था, तो उमर था। मेलोड्रामा है, कल तक सब सेट हो जाएगा। उसने खुद को तसल्ली दी। हाले बोझल दिल के साथ आगे बढ़ती चली गई। रात गहरी होकर सारे में फैल गई थी। हर तरफ हो का आलम था। कराची शहर की रोशनियां आंखों को चंदिया रही थीं। ऐसे में सुल्तान मंजिल के ऊपरी हिस्से पे बना सफ़ीर सुल्तान का कमरा अंधेरे में डूबा था। मेहरमा आंखों पे बाजू रखे बेड पे लेटी थी। सफ़ीर स्टडी में था। तफातन मेहर को स्टडी का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। वो उसी तरह पड़ी रही। उसके जिस्म में कोई जंबिश ना हुई। सफ़ीर सादा सी टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस था। जेल से जमे बाल इस वक्त बिखेर कर माथे पे गिर रहे थे। उसकी आंखें सुर्ख थीं। वो अभी अपनी दवा खाकर आया था। आज उसने ड्रिंक भी नहीं किया था। हाले अब उसके साथ नहीं थी। वो शायद इस बात को कबूल कर लेना चाहता था। खुद को एक चांस देना हर इंसान डिजर्व करता है। वो छोटे छोटे कदम लेता बेड तक आया। महर ने उसकी आहट महसूस की। रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। ना जाने क्यों उसकी इस तरह बच्चों जैसी हरकत पे वो हल्का सा मुस्कुराया था। वो बेड पे उससे करीब आकर बैठा। महर, उसे धीरे से पुकारा। जवाब नदारद। महर। उसने एक बार फिर कोशिश की। जवाब अब भी नहीं आया। जानता हूँ तुम जाग रही हो, फौरन सीधी हो जाओ। उसे धमकी दी, जिसका अब भी कोई असर नहीं हुआ। वो जरा देर को खामोश हो गया। मैंने आज नहीं पी। उसने आहिस्तगी से कहा। अब के मेहरमा ने आंखों से बांसु हटा लिया, लेकिन मुड़ी अब भी नहीं। मैंने आज दवा भी ली है और मैं स्टडी में इसलिए था ताकि खुद को वक्त दे सकूं। तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मैंने बहुत दिल दुखाया है ना तुम्हारा। वो बेचारगी से कह रहा था। अब कि वो उठ बैठी। गुलाबी नाइट सूट में मलबूस, बाल चूड़े में लपेटे। वो इस वक्त सफ़ीर को अच्छी लगी थी। वो उठकर बैठी तो सफ़ीर ने धीरे से उसका गोद में पड़ा हाथ अपने हाथ में लिया। मेहरमा किसी जादुई लम्हे के ज़ेर असर बैठी रही। सफ़ीर ने उसी तरह बैठे बैठे उसका हाथ जरा सा बुलंद करके लबों से छुआ। मेहरमा को लगा था जैसे ही उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। वो सांस तक नहीं ले सकी। आई एम सॉरी महर, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ दी है। लेकिन अब बस मैं समझ गया हूँ, असल फातेह मैं ही हूँ। बस आखिरी वक्त पे मेरा इनाम बदल दिया गया था। वो नरमी से आहिस्तगी से कह रहा था। महर को उसका लफ्ज़ लफ्ज़ अपने दिल पे उतरता महसूस हुआ था। वो सांस रोके शल सी बैठी रही। सफ़ीर कहे क्या? मैं आज से हमारे ताल्लुक को चांस देना चाहता हूँ। और हाले? महर ने किसी खौफ के ज़ेर असर फ़ौरन पूछा था। सफ़ीर के गले में गिल्टी सी उभर कर माधूम हुई। वो माजी थी, वहीं रह गई। उसने महर से ज़्यादा खुद को यकीन दिलाया। दिल ना जाने क्यों डूब कर उभरा था। मेरा हाल तुम हो, हम हैं। अब कोई हाले हमारे दरमियान नहीं होगी। मैं तुम्हें और खुद को चांस देना चाहता हूँ। जिंदगी पे मेरा भी हक है ना? उसने अपनी भूरी आंखों से महर को देखा। वो उसे नम होती आंखों से देख रही थी। लम्हे भर को महर की भूरी आंखों के आगे उसे किसी की स्याह आंखें दिखाई दी। फिर उसे सर झटका। सफ़ीर ज़्यादा देर उसकी आंखों में देख नहीं सका। उसे चेहरा महर के हाथ पे गिरा दिया। आज से हम नई शुरुआत करेंगे। उसे यकीन दहानी करवाई और उसके झुके सर को आहिस्तगी से टपकने लगी। आज की रात नई जिंदगी के नाम। सफ़ीर ने आसूदगी से आंखें मूंद ली। घर आकर वो अपने कमरे में चला आया था। अपने मोबाइल में कुछ ढूंढते हुए उसे एक पुरानी तस्वीर नजर आई। उमर के लब हल्की मुस्कुराहट में ढले थे। तस्वीर में मिराज सुल्तान बालों में हेयर कलर लगाए बैठे थे। साथ नाराज सा उमर हयात बैठा था। वो मुस्कुरा रहे थे और उमर उन्हें घूर रहा था। उसे याद करना चाहा। ये तस्वीर उन्होंने कब ली थी? तस्वुरात उसे कई साल पीछे ले गए।
ये उन दिनों की बात है जब उमर मुकाबले के पर्चे में फेल हुआ था। मिराज रात ही उसे थाने से छुड़वा कर लाए थे। वो सारी रात अपने कमरे में बंद रहा था। मिराज उसी के साथ थे, उसके फ्लैट में। सुबह उठकर वो लाउंज में आया तो लंबे भद्दे सोफे पे मेराज बैठे थे, उमर ही की कोई पुरानी शर्ट पहने जो उनको बामुश्किल पूरी आ रही थी। बालों में स्याह रंग लगाए वो टीवी देख रहे थे। सामने ही उमर के सामान खुले पड़े थे। वो उनको देखता आगे आया। ये एक ही हेयर कलर था मेरे पास, इसे भी नहीं बख्शा। वो चले कुटे लहजे में कह रहा था। तुमने क्या कर लेना था इसका? फेल हुए हो, तुम्हारे गम मनाने का वक्त है। उन्होंने उसकी बात को हवा में उड़ाया। मेरा वक्त नहीं है तो आपका भी नहीं है। अब क्या अच्छे लग रहे हैं इन चार बचे कुचे तिनके नमा बालों को रंग करके? उसके तन से मिराज बलबला ही उठे। खुदा की कसम, अगर तुम नगीन के बेटे ना होते तो आज मैं तुम्हारा कत्ल कर देता। अरे, मैं तो डर गया। देखे मेरे हाथ कांप रहे हैं। वो अब भी सख्त खौफत ज़दा था। मिराज ने संजीदगी से उसको देखा, फिर उठ खड़े हुए। चलो जाओ, तैयार होकर आओ, हम खाना खाने जा रहे हैं। वो उमर को देखते हुए बोले थे। थोड़ी देर बाद वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। उमर ऐसे खा रहा था जैसे कई दिनों का भूखा हो और आज खाना नसीब हुआ हो। सच यही था कि उसे कई दिनों बाद अच्छा खाना नसीब हुआ था। मिराज उसे देखते हुए खाना खाते रहे, साथ साथ हेवन और बाकी बातें भी होती रहीं। वो अच्छे से सैर होकर खा जो बैठा तो मिराज ने वेटर को इशारा किया, वो बिल ले आया। मिराज ने अपनी जेब में थपथपाई, साथ साथ मेज पे निगाह दौड़ाई, लेकिन उनका वॉलेट नहीं था। उन्होंने उमर को देखा, उमर ने उनको देखा। उन दोनों के अंदाज में बेचारगी थी। ना करें जज साहब, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, बर्तन धो धोकर भी हाथ घिस जाएंगे। उमर उनके करीब झुका था। अब मैं इस उम्र में बर्तन धोते अच्छा थोड़ी लगूंगा। उन्होंने मासूमियत से पूछा। उमर का दिल चाहा था ताड़ी मार मार कर रोए। अब तो सुकून आ गया ना आपको? मैं यहाँ बर्तन धो रहा हूँ और आप अपने मोबाइल पे लगे हैं। खाना खिलाऊंगा, ये खिलाया आपने? वो बड़े बड़े पतीलों को मांजते हुए कह रहा था। मिराज मोबाइल पे कुछ देखकर हंसे जा रहे थे। अब ऐसा भी क्या है इस मोबाइल में जो आप इतना हंस रहे हैं? उससे दांत कचकचाए। मीम्स देख रहा हूँ मैं। तुम खामोशी से बर्तन धो। उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई। वैसे मेरी माँ आपकी सगी बहन थी ना? नहीं, कन्फर्म कर दे, क्योंकि इतना जुल्म तो कुछ सुतेला मामू भी नहीं करता। उसके हाथ पूरी तरह रुक रहे थे, लेकिन अब उसका दिमाग फ्रेश था। वो फेल होने का ट्रॉमा भूल चुका था। बर्तन धोना वाकई थेरेपी साबित हो रही थी। तुम अपना मुंह बंद रखोगे या मैं जाऊं यहाँ से? उन्होंने मोबाइल से चेहरा उठाकर कोई एहसान करने वाले अंदाज से पूछा था। उमर दिल महसूस कर रह गया। कुछ देर बाद वो दोनों गाड़ी की तरफ आ रहे थे। जब मेराज की कोट से कुछ गिरा, उमर ने झुककर देखा, वो वॉलेट था। उसकी आंखों में सदमा उभरा। मेराज ने लापरवाही से कंधे उचकाए। अरे, ये था क्या? मैं भूल गया, बूढ़ा हो रहा हूं ना। वो तपाने के अंदाज में कहते हुए आगे बढ़ गए। अगले दिन सुबह सुबह उमर उन्हें अपने साथ ले आया, नाश्ता किए बगैर, यहाँ तक कि चाय पिए बगैर। वो आधा दिन उन्हें जगह जगह ख्वार करवाता रहा और उन्हें दिलासा देता रहा कि घर में खाना तैयार है, वो दोनों वहीं खाएंगे। ढेर सारी शॉपिंग, ग्रोसरी और बाकी के कुछ काम करके वो दोनों वापस आए तो मेराज का मारे भूख के बुरा हाल था। तो दस्तरखान पे बैठे उमर को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहे थे। उमर उसी लम्हे खाना ट्रे में रखे अंदर आया। उसके हाथ में रखी प्लेट में नान थे। क्वेटा के नान। अगर तुमने क्वेटा के नान नहीं खाए तो तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं खाया। ये ऐसे नर्म, ऐसे जायकादार होते हैं कि तुम उन्हें बगैर किसी सालन के भी खा सकते हो। उसे दस्तरखान सजाया, खाना रखा और प्लेट में उनके लिए सालन निकाला। मेरा जल्दी जल्दी नवाला बनाकर मुंह तक ले गए, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उन्होंने निहायत कड़वा सा मुंह बनाकर निवाला मुंह से निकाला था। इसमें तो कोई नमक नहीं है, मिर्च इतने कम है कि कोई जायका नहीं है। ये कैसा खाना है? वो बेचारगी से कह रहे थे। मेरे घर में नमक और मिर्च खत्म हो गए हैं। आप नहीं खाना चाहते तो ठीक है, हम किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। वो सादगी से ऑफर कर रहा था। मेराज ने बेबसी से नफ़ी में सर हिलाया। अब वो अगर एक कदम भी चलते तो गिर ही जाते। चारों नाचार वो फीका बगैर जायके वाला खाना खाने लगे, साथ साथ उमर को भी देख रहे थे। वो भी उन्हें ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे कह रहा हो, आइंदा कभी किसी शेफ से पंगा ना लेना, वो आपका खाना खराब कर देंगे। और खराब खाना दिल, मूड और दिन सब खराब कर देगा। खाना खाकर वो दोनों छोटे से किचन में चले आए। उमर उनके लिए चाय बना रहा था जब मेराज की नज़र
नमक मिर्च की भरी भरी डब्बियों पे पड़ी। उनका तो मानो खून ही खोल गया। तुम तो कह रहे थे तुम्हारे घर में नमक मिर्च नहीं है, हाँ? वो बामुश्किल सब किए हुए थे। उमर ने एक नज़र डब्बों को देखा, फिर एक जताती नज़र मिराज पे डाली। अरे, ये थे क्या? मैं तो भूल ही गया था। और वो क्यों भूल गए थे कि वो उन्हीं का भांजा है। वैसे कोई बदला नहीं लिया मैंने। कल से आपका बीपी नमक ज़्यादा की वजह से हाई था और मेदा होटल की खानों से चल रहा था। आइंदा मैं ये बदपरहेजी ना देखूं। वो चाय में पत्ती डालता भांजा कम बाप ज़्यादा लग रहा था। मिराज नरमी से मुस्कुराए थे। आज इस वाक़े को कई सालों बाद उमर हयात भी मुस्कुरा रहा था। उसके पास याद करने को ऐसे 1000 वाक़यात थे। यहाँ से चलकर अगर हालिद सुल्तान के कमरे में जाऊँ तो उसके हाथ में मिराज सुल्तान का मोबाइल था। वो उनकी कॉल लॉग खोले बैठी थी। आंखें नम थीं। 25 अप्रैल की कॉल लॉग, फिर रात के 12 बजे के बाद 26 अप्रैल की कॉल लॉग। 4 नंबर थे जिन पर सबसे ज़्यादा कॉल्स की गई थीं। चारों नंबर मुख्तलिफ नामों से सेव थे। चौकीदार, जंगली लूमड़, लालची पुलिस वाला, डिम्पल वाला लड़का। 4 मुख्तलिफ नंबर, 4 मुख्तलिफ नाम। हालिद ने चौकीदार वाले नंबर पे गैर इरादी तौर पे कॉल मिला ली। अपने कमरे में बैठे उमर हयात के हाथ में मौजूद फ़ोन बजा तो वो लम्हों के लिए अपनी जगह से हिल नहीं सका। जज साहब कॉलिंग। उसे सांस तक रोक लिया। आंखें पथरा गईं। जिस्म ने जैसे हर किस्म की जंबिश से इनकार कर दिया। वो साकिन शलसा फ़ोन को देखे गया। एक लम्हा, 2 लम्हा और फिर अगले कई लम्हे। घंटी बज बज कर खामोश हो गई। जब वो होश में आया फ़ौरन सीधा हो बैठा। अब उसकी कपकपाती उंगलियां बेचैनी से, बेसब्री से उस नंबर को डायल करने लगी। घंटी गई और अगले ही लम्हे फ़ोन उठा लिया गया। हेलो। हाले की मुहताज सी आवाज़ पे उमर ने कर्ब से आंखें बंद की। मरे हुए लोग वापस नहीं आते। वो क्यों भूल गया था। आइंदा इस नंबर पे कॉल मत करना, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा। उसे सख्ती से कहकर कॉल काट दी और मोबाइल बेबसी से बेड पे फेंक दिया। ये तय था कि आज की रात वो सो नहीं सकेगा। दूसरी तरफ हाले हैरत से मोबाइल की तारीख हुई स्क्रीन देख रही थी। ये उमर का नंबर था और अगर उमर का नंबर था तो वो गुस्सा क्यों कर रहा था। अजीब महसमे में उलझकर उसने अपना मोबाइल ही साइड पे रख दिया। कैफे की डील ना होने का गम एक बार फिर सताने लगा। अगली सुबह अगस्त की पहली सुबह थी। हब्स और गर्मी जोबन पर थे। ऐसे में शायद विला में चुपके से दबे पाऊँ हारून के कमरे में आऊँ तो वो बाथरोब में मलबूस आईने के सामने खड़ा बाल बना रहा था। दराज पे पड़े मोबाइल से किसी को कॉल जा रही थी। घंटियां पलट पलट कर वापस आ रही थीं, लेकिन वो हर अगले सेकंड दोबारा कॉल मिला लेता था। बिलाखिर कॉल पिक कर ली गई। वो बेड पर आकर बैठा। हेलो। आयशा की नींद में भोजल भारी आवाज़ सुनाई दी। एक कप कॉफ़ी। हारून शाहिद का पूरा दिन। टूथपेस्ट से बनी तुम्हारे चेहरे की पेंटिंग और अपने अकाउंट से लगाई गई इंस्टा की एक स्टोरी। क्या तुम्हारा कैफ़े अब भी नहीं मिल सकता? वो एतमाद और सादगी से कह रहा था। आयशा बिस्तर से उठ बैठी। पूरे लंबे बाल जूड़े में बांधते एक हाथ से मोबाइल कंधे और कान के एक साथ लगा रखा था। अगर मैं ना कहूँ तो हारून शाहिद के पास कैफ़ेज़ की कमी नहीं है, लेकिन याद रखना, मेरे साथ गुजरा हुआ दिन तुम्हारी ज़िंदगी का यादगार दिन ज़रूर हो सकता है। क्यों कर रहे हो ये सब। हारून ने कंधे उचकाए। हम दोनों को एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देने की आदत है। मैंने उससे कहा था, जब सारी दुनिया उसे उदास करेगी, तब हारून उसे हंसाएगा। वक्त आ गया है कि वादे निभाए जाएं। आयशा मुस्कुराई थी। कहो कि मैं जेलस हो रही हूँ, लेकिन खैर मुझे मंजूर है। मैं जानती थी तुम मुझे अपनी पेंटिंग नहीं दोगे, लेकिन मैं ये भी जानती थी तुम आर्टिस्ट हो। शर्ट रिसाइकिल कराओगे। कैफे आ जाओ, डन डील। उसे कॉल काट दी। हारून तमानियत से मुस्कुराया। अपनी इज्जत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने अजीज़ों और दोस्तों के एफर्ट्स करना और कुर्बानी देना छोड़ दें। ये मुतकब्बरी और खुदगर्ज़पन होता है। हर इंसान को इन दो चीज़ों में फ़र्क सीख लेना चाहिए। उसके हाथ अब हाले सुल्तान का नंबर डायल कर रहे थे। कुछ घंटे बाद शहर की मसरूफ़ शाहराह पे वाक़या छोटे से कैफ़े में खुशी का माहौल था। 2 वकील थे, कागज़ात थे, केक था। उमर हयात, हाले सुल्तान और हारून थे। साइन करती हाले के हाथ कांप रहे थे। उसके साथ बैठे हसन ने उसके कंधे पे अपना बाजू फैलाया। अब के उसकी आंखों से आंसू निकले। उससे साइन किए, फिर हारून को देखा, उमर को देखा। वो दोनों भी मुस्कुरा रहे थे। उनसे ज़रा फासले पे बैठी लैल इन सब से बेनियाज बुरी तरह बेजार बैठी थी।
केक के टुकड़े टुकड़े काट काट कर खाती वो इस मेलोड्रामा के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। उसी लम्हे तकली दरवाजे से सरदार और उसकी बीवी आते दिखाई दिए। उनके हाथ में भी स्वीट्स थे। हाले की आंखें भरने लगी थीं। अम्मा, बाबा, मेहर, दादा सब याद आ रहे थे। वो ख़ानदान से दूर थी और जो लोग ख़ानदान से दूर होते हैं उनका दुख कोई चाहकर भी नहीं समझ पाता। नीलम और सरदार उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। हाले मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबसे मुबारकबाद वसूल कर रही थी। इसी बात पे सब पोज करो। नीलम की आवाज़ पे उमर बेख्तियार कर रहा था। सरदार ने बेचारगी से कंधे उचकाए। बाकी सब वाकई पोज कर रहे थे। खुशी, मुबारकबाद, सलामती, मिठाइयाँ, एक नया महीना, एक नई शुरुआत और एक नई खुशी। शाम तक वो सब कैफ़े में रहे। कल से एक नई शुरुआत होनी थी और कुछ सेटिंग थी जो हाले ने बदली थी। जब उमर ने उससे सेटिंग बदलने के मुतालिक पूछा तो उसकी आंखों में एक मलका जैसा रोब आया था। मैं इस कैफ़े की सेटिंग में 19-20 का फ़र्क रखूंगी ताकि जब भी कोई कस्टमर आए या फिर इस कैफ़े का पुराना स्टाफ आए तो उन्हें पता चले कि मालिक बदल चुका है। कुछ ऐसा होना चाहिए जो स्टाफ को बताए कि उनकी मलका अब कोई और है और उनके पुराने असूल जैसे भी हों अब ने उन्हें नए तर्ज पे चलना होगा। उसकी बात पे उमर मुस्कुराया था। वो वाकई ऑर्डर देने के लिए पैदा हुई थी, ऑर्डर लेने के लिए नहीं। मुझे डॉक्टर गजाला रूही की क्लिनिक छोड़ दो। उसकी बात पे उमर पूरी तरह चौंका था। उसकी आंखों में हद दर्जा ना समझी थी और ज़रा ज़रा खुशी भी। हाले खिड़की से बाहर देखते हुए कह रही थी, मैंने फैसला किया है कि अब मुझे इलाज करवाना चाहिए। ये तुम्हारी बात का असर नहीं है, ये मैंने अपने लिए किया है। लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो हल्की मुस्तकिम आवाज़ में कह रही थी, लोग मेरे लिए तब नहीं आए जब मैं अकेली थी। लोग तब भी नहीं आए जब हमारा बाप मरा। लोग कभी मुझे खाना देने या पैसे देने नहीं आएंगे। लोगों का काम कहना होता है। हाँ, मैं अब भी डरती हूँ कि अगर किसी ने मुझे मारे नफ्सियात के पास सीख लिया तो क्या होगा। उससे गर्दन मोड़कर उमर को देखा। वो ड्राइव करते हुए उसे सुन रहा था। लेकिन आज जब उस कैफ़े में मुझे घुटन और पैनिक अटैक्स का खौफ लाहिक हुआ तब मैंने सोचा, आखिर कब तक मैं इन सब चीज़ों से खौफज़दा रहूँगी। इस खौफ के आगे बुली होने और लोगों की नज़रों में पागल समझे जाने से ज़्यादा बड़ा खौफ था। खौफ मुझे मारे इससे पहले उसे मर जाना चाहिए। बात अगर इलाज की है तो मैं करवाऊंगी। दिमाग मेरे जिस्म का हिस्सा है। अगर ये बीमार है तो ये शर्म या कमज़ोरी की अलामत नहीं, ये मेरे इंसान होने की अलामत है। मुझे अब कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये मेरा दिमाग बीमार है। उसे सर नशिस्त की पुष्ट से ढका दिया। आसूदगी सी आसूदगी थी। डॉक्टर गजाला रूही का क्लिनिक आ चुका था। उमर ने एक नज़र हाले को देखा। वो घबराई हुई परेशान थी लेकिन गर्दन अकड़ा रखी थी। वो गाड़ी से निकल आई। उमर उसके साथ बाहर आया था। कुछ देर तक वो शशोपंच में मुब्तला रही। फिर एक मर्तबा फिर उमर को देखा। वो अंदर चली गई। उमर तब तक खड़ा रहा जब तक वो शीशे का दरवाज़ा धकेल कर अंदर नहीं चली गई। डॉक्टर गजाला रूही 30 के करीब करीब थी। साफ रंगत, सीधे स्याह बाल और ढीले ढाले कुर्ते में मलबूस उनकी कलाइयों में कई सारे बैंड्स और गले में कई मालाएं थीं। आंखों पे गहरा स्मोकी आइस मेकअप और सुर्ख लिपस्टिक। वो अपने हुलिये से डॉक्टर कम किसी नौजवान एहतियात की फ्री सोल चेयरपर्सन ज़्यादा लग रही थी। वो हाले को अपने ऑफिस ले आई और उसका जहरी हुलिया देखकर हाले को बेहतियार लगा। शायद उमर से डॉक्टर मुंतहिब करने में गलती हो गई है। रूही का ऑफिस एक बड़े से कमरे पे मुश्तमिल था। कमरे में दाखिल होकर अपनी नज़रों की सेध में देखो तो शीशे की मेज़ के पार पावर चेयर रखी थी। दाईं तरफ वाली दीवार के साथ रखा किताबों का रैक और कमरों के बीचों बीच रखे 4 नीले सिंगल सोफे। वो हाले से छोटी मोटी बातें और सवाल करती उसे आगे ले आई। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। हाले को घुटन होने लगी। वो नीले सोफे पे बैठी इस साबी हालत में गर्दन के पीछे हाथ ले जाकर गर्दन को दबा रही थी। उसके चेहरे पे पसीना और परेशानी थी। शायद वो पैनिक कर रही थी। डॉक्टर रूही स्टैंड पे रखी कॉफ़ी मेकर से कॉफ़ी निकाल रही थी। पत्ती धार कप में गिरती जा रही थी। दरवाज़ा दरवाज़ा खोल दें प्लीज़। हाली घुटी घुटी आवाज़ में बोली। रूही ने कोई असर नहीं लिया। उठकर खोल लो, तुम यहाँ मेहमान नहीं हो, हम यहाँ दोस्त हैं। वो मुड़े बगैर बोली। हाले बगैर कुछ कहे उठी और दरवाज़ा खोल दिया। दिल की धड़कन मामूल पे आने लगी। वो वापस आई। रूही भी सामने से चलती आ रही थी। कॉफ़ी के भरे भरे मग्स दिए मुस्कुराती हुई। उससे कॉफ़ी के मग्स मेज़ पर रखे और फिर हाले को देखा।
वो खुद पे काबू रखने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ था जो उसे खौफजदा कर रहा था। चंद छोटी छोटी बातों के बाद वो मौजू पे आई थी। आज से हम बातें करेंगे। तुम मुझे अपनी दोस्त समझकर सब बताओ, बल्कि दोस्त नहीं, तुम मुझे अपनी डायरी समझो। वो आगे को हो बैठी संजीदगी से कह रही थी। हम दोस्त नहीं हैं डॉक्टर, मुझे दिलासा मत दे। मैं कोई 10 साल बच्ची नहीं हूँ। मैं अपनी बीमारी जानती हूँ। आप इलाज करें, मशवरा ना दें। हाले का लहजा बेलचक था। रूही मुस्कुराई, फिर अपनी कॉफ़ी का खून भरा। कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं। उससे अपनी तारीफ की, फिर हाले को देखा। जानती हो हाले, 2 तरह के मरीज होते हैं जो कभी ठीक नहीं होते। उन्हें सारी जिंदगी अपनी बीमारी के साथ रहना होता है। वो हाले को देखते हुए बोल रही थी। एक जो खुद ठीक नहीं होना चाहते, और दूसरे जिन्हें लगता है वो डॉक्टर से ज़्यादा जानते हैं। उनको डॉक्टर खुद ही ठीक नहीं करता। ऊंची अना यूनो। हाले कुछ नहीं बोली, बस चुपती नजरों से उसे देखती रही। है, मुझे ये बताओ उस दिन क्या हुआ था। हाले अब भी कुछ नहीं बोली। रूही ने गहरी सांस ली और बोलने लगी। देखो हाले, तुम्हारे अपने बाद इस सारी दुनिया में सिर्फ मैं हूँ जो चाहती हूँ तुम ठीक हो जाओ। सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हारे बाद तुम्हारा मसीहा हूँ। डॉक्टर से दुश्मनी करने वाला इंसान दर हकीकत अपने आप से दुश्मनी कर रहा होता है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। उसे एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया। हाले सुल्तान के तने हुए आसाब ढीले पड़े, आंखों की चुभन कम होने लगी। तुम मुझे बताओ, उस दिन उस क्लासरूम में क्या हुआ था। मुझे अपनी मदद करने दो। वो नरमी से कह रही थी। हाले अब बेहतर थी। उसे गहरी सांस ली, खुद को कंपोज किया और कहना शुरू किया। वो लफ्ज़ पर लफ्ज़ उसे सब कुछ बताती गई। ना वो अटकी, ना वो रुकी। हाँ, आखिर में रूही ज़रूर थी। डॉक्टर रूही ने चंद अल्फाज अपने नोटपैड पे घसीटे और पेन को कान के पीछे अड़सा लिया। हाले बोल चुकी तो रूही ने उसे पानी का गिलास दिया, जिसे वो एक ही लम्हे में खटाखट पी गई। आर यू श्योर बस यही हुआ था। रूही के नरम इस्तफसार पे उसे गर्दन अस्पात में हिलाई। ओके, आज का सेशन खत्म हुआ। हम कल फिर बात करेंगे। कुछ दिन तक सिर्फ बात होगी। उसके बाद हम शायद वर्चुअल थेरेपी भी करें। तुम तैयार हो ना। जी, मैं तैयार हूँ। वो आपके एतमाद से बोली। तुम बिला झिझक मुझसे कुछ भी कह सकती हो। हमारी बातें सीक्रेट हैं, सिर्फ हम दोनों के दरमियान में रहेंगी। क्या उमर आपसे नहीं पूछेगा हमारे दरमियान क्या बात हुई। हाल के इतने डायरेक्ट सवाल पे वो गड़बड़ाई थी, फिर हफ्फत सदा हुई। जरा आगे को झुककर आवाज़ आहिस्ता कर ली। 3 बार मैसेज करके पूछ चुका है क्या हो रहा है। और वो दोनों धीरे से हंसी। उसे जुनून है सब पता रखने का। डॉक्टर रूही अपने नोटपैड पे लिखे अल्फाज को देखती कह रही थी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे नहीं बताऊंगी। ये एक डॉक्टर की जॉब है, वो अपने मरीज के राज सकता है। आप उसे बता दिया करें, मैं इजाज़त दे रही हूँ। हाले सहूलत से बोली। आप नहीं बताएंगी तो वो मुझसे पूछेगा, और अगर मुझसे पूछेगा तो मैं बता ही दूंगी। उसे सब पता रखने का शौक है। आप उसका शौक सलामत रखें। वो कहते हुए उठ खड़ी हुई। रूही उसे नर्म नसों से देख रही थी। चंद अलविदाई कलामात के बाद वो बाहर निकल गई। डॉक्टर रूही एक बार फिर अपने नोटपैड पे लिखे अल्फाज सीखने लगी। केस इतना आसान नहीं था जितना वो समझ बैठी थी। डॉक्टर रूही की क्लिनिक से चंद किलोमीटर दूर उमर हयात के बंगले पे अपने कमरे में बैठा उमर हयात बार बार गजाला रूही को कॉल्स मिला रहा था। उसके अंदर का मुझे सब पता होता है वाला उमर हयात सख्त बेचैन था। मुतअद्दिद घंटियों के वापस पलट आने के बाद फिर आखिर उसने अब की बार जाने वाली घंटी को कॉल पिक हो जाने की नौबत सुना दी। हाँ बताओ, क्या कहा उसने? वो बेकरारी से पूछ रहा था। रूही ने बेख्तियार उसे शर्म दिलाना चाही। शर्म करो उमर हयात, ये कॉन्फिडेंशियल है। अब तुम बता रही हो या नहीं? वो सख्त बेजारी से बोला। रूही ने गहरी सांस भरी। उसने उस रोज़ होने वाला वाकया अच्छी तरह बगैर अटके बिना किसी दिक्कत के सुना दिया, ऐसे जैसे किसी फिल्म की कहानी। उसकी याददाश्त कितनी अच्छी है ना। उमर की गर्दन अकड़ गई, जैसे अंदर तक सरशारी उतरी हो। उसकी बीवी कितने मजबूत असाब और अच्छी याददाश्त की मालिक थी। ये तो अच्छी बात है ना, मतलब वो अपने इलाज के पहले ही दिन से अच्छा रिकवर कर रही हैं। उमर, रूही ने संजीदगी से उसको टोका। वो झूठ बोल रही है, निरा झूठ। अदाकारी और ड्रामा कर रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो वाकई बीमार है। उमर को वासिया तौर पे बुरा लगा था। मैंने कब कहा वो बीमार नहीं है, लेकिन वो अपनी बीमारी में कुछ न कुछ छुपा रही है। वो वाक्य को अपनी तरह से बता रही है। मुझे लगता है कोई है जिसे वो प्रोटेक्ट कर रही है, कोई है जिसे वो कवर अप कर रही है।
उमर हयात वो अपनी कहानी के विलन को जानती है, लेकिन उसे कवर अप कर रही है। आखिर में वो जोर देकर बोली थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाह रही हो? उमर ने ना समझी जाहिर की। अब मेरी बात गौर से सुनो। जब मैंने हाले से उसकी बीमारी के मुतालिक सवाल किया, तब उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। उससे मेरी आंखों में आंखें डालकर बगैर अटके, बगैर किसी दिक्कत की पूरी कहानी सुना दी। उमर मुकम्मल यकसुई से उसे सुन रहा था, उसे सांस तक रोक रखा था। रूही कही गई, कोई भी ज़हनी मरीज़, चाहे उसे किसी भी किस्म का ज़हनी मर्ज़ लाहक हो, उसे वाक़या एक फ़्लो में याद नहीं रहता। ट्रॉमास इंसानी याददाश्त को मुतासिर करते हैं। जब मरीज़ अपना ट्रॉमा, अपनी ट्रेजेडी सुना रहा होता है, वो खौफज़दा होता है। वो हाल में नहीं होता, वो अपने माज़ी में, अपने ट्रॉमा के दरमियान में होता है और उसे वाक़या पूरी तफ़सील के साथ याद नहीं रहता। उसे कभी एक टुकड़ा याद आता है, कभी दूसरा और कभी तीसरा, या फिर उसे याद सब होता है, लेकिन वो उसे बताते वक्त हिचकिचाहट या दिक्कत का शिकार रहता है। अब की उम्र को कुछ कुछ समझ आ रही थी। उसके आबरू तफक्कुर से सुकड़ते जा रहे थे। रूही ने इजाफा किया, दूसरी बात, मरीज का दिमाग एक डिफेंस सिस्टम बना लेता है। उसे लगता है उसने कोशिश की थी खुद को बचाने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन वो कर नहीं सका। वो मरीज के दिमाग का बनाया झूठ होता है। हालांकि कहानी में वो झूठ भी नहीं है। उसकी कहानी साफ सुथरी, झोल से पाक है। वो बहुत सीरियस केस है उमर। उसकी आवाज़ में अब की फिक्रमंदी थी। उमर ने हाथ चलाया, गहरी लंबी सांस ली। कमाल है रूही, इतनी बात पे इतना परेशान कर दिया। इसमें क्या है अगर वो असल विलन का नाम नहीं बता रही? तुम बीमारी का इलाज करो ना, सिम्टम्स को क्यों देख रही हो? अपने ऑफिस की पावर चेयर पे बैठी रूही ने बकायदा अपना सर पीटा था। उमर हयात साहब, इंसान इतने सिंपल नहीं होते जितने नजर आते हैं। इंसान का बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका विल पावर। दूसरा, ब्लेम गेम। दिमाग बहुत बड़ा इगोस्टिक होता है। वो कभी भी नहीं मानता कि उसके फंक्शन खराब होते हैं, वो कमज़ोर है, या फिर उससे अपने मालिक को बीमार किया, दुख दिया, स्ट्रेस दिया। वो ऐसे में ब्लेम गेम खेलता, किसी न किसी इल्ज़ाम को, वजह या इंसान को जिम्मेदार ठहरा देता है। हालांकि दिमाग ने कभी ब्लेम गेम खेली ही नहीं। तुमने मुझे बताया था वो वाकयात मिक्सअप करती है, लेकिन वो असल विलन को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही। उसका दिमाग जानता है असल जिम्मेदार कौन है। वो दिमाग के साथ गेम खेल रही है, उसे डबल क्रॉस कर रही है। इसलिए उसका दिमाग उलझ रहा है। दिमाग परेशान है कि उसे करना क्या है। क्या अब तुम समझे कहानी के विलन का जानना इतना ज़रूरी क्यों है? वो मतानियत से कहकर अब सवाल कर रही थी। उमर ने चंद लम्हे लिए, सोचने के लिए और करने के लिए। कोई इंसान अपनी कहानी के विलन को क्यों कवर अप करेगा? वो इस नुक्ते पे अटक गया था। कोई मोहब्बत, कोई खौफ, कोई ट्रॉमा। फिर उसे लगता होगा कोई उसका यकीन नहीं करेगा। कुछ भी हो सकता है। क्या वो ठीक हो जाएगी? अब कि वो वाकई परेशान हुआ। बीमारी को लाइलाज छोड़ना इतना बुरा नहीं होता जितना उस बीमारी का इलाज आधे में छोड़ना बुरा होता है। दबी हुई खौफजदा बीमारी इंसान को हॉन्ट नहीं करती, क्योंकि वो एक अरसे से उसके साथ रह रहा होता है। वो खुद को उस बीमारी का आदी बना चुका होता है। उसे लगता है जैसे वो इतना अरसा इस बीमारी के साथ रह रहा है, आगे भी रह लेगा। बीमारी उसको हॉन्ट नहीं करती, क्योंकि एक चीज़, एक वाक़या बार बार आपके साथ होता रहे तो आप उसके यूज्ड टू हो जाते हैं। ऐसा इंसान अपने इलाज के साथ सीरियस नहीं होता, जिसका हाल ही नहीं है। उसका ट्रॉमा, उसकी बीमारी, वो उन सब के साथ यूज्ड टू है। उसे लग रहा है वो डॉक्टर से ज़्यादा जानती है, और जिस इंसान को लगे कि वो डॉक्टर से ज़्यादा जानता है, ऐसा इंसान कभी सेहतयाब नहीं हो सकता। क्या वो उस विलन का नाम बता देगी? रूही ने फ़ख्र से सर हिलाया। मैंने उसके जैसे 1000 लोगों को डील किया है। खुदा की कसम उमर, अगर उससे उसकी कहानी के विलन का नाम ना निकलवाया तो मेरे नाम से डॉक्टर हटा देना। उमर ने आहिस्तगी से सर बात में हिला दिया। मुझे अपडेट्स देती रहना प्लीज़। उसे कहकर कॉल काट दी। अब अगर डॉक्टर रूही के ऑफिस में जाकर उसके नोटपैड पे देखो तो वहाँ 3 लफ्ज़ लिखे थे, झूठी, कवर अप, विलेन, अदाकारी, झूठे आंसू। हाँ, हाँ। उसे सर झटका। नीले सोफे और कॉफ़ी मेकर उसे खामोशी से काम करते हुए देख रहे थे।